देखो आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पहला ये क्वेश्चन है कि कोई ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन है और उसमें उसको स्लाइड कराने के लिए छोड़ दिया गया और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू और ये साइड गिवन है एल, ये हाइट ये गिवन है एल गिवन, ठीक है ना, लेंथ जो तो कह रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच टू द बॉटम ऑफ द वेज। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान सुनना। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is released from the top of the wedge, okay, coefficient of friction between the block and wedge is mu, then after how much time it will reach to the bottom of the wedge। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन फिगर बनाइए, लैंग्वेज लिखिए। पहले लैंग्वेज लिखो, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, block of mass small m, block of mass small m released from the top of the wedge, then after how much time it will reach to the bottom of the wedge, after how much time it will reach to the bottom of the wedge, if coefficient of friction between block and wedge is mu, coefficient of friction between block and wedge is mu, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा। चलिए देखिए, करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये सोल्यूशन इसका देखो, 2l √2l अपॉन g sin थीटा माइनस m cos थीटा। बिल्कुल सही। जैसे देखो इंक्लाइन प्लेन देखो बेटा, सपोज ब्लॉक ये है ना, ये नीचे किसकी वजह से जा रहा है वो फोर्स निकालना है, अपोज कौन कर रहा है उसकी वजह से निकालना है। तो सर इस पे फोर्स mg नीचे लगेगा, सबको पता है। अगर एंगल थीटा यहाँ बना है तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक इधर और एक इधर। आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि ये mg cos थीटा है और इधर जो आएगा वो mg sin थीटा है। ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। तो बस अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसकी फ्रॉम द FBD ऑफ ब्लॉक, फ्रॉम FBD ऑफ ब्लॉक क्या करेंगे, mg sin थीटा दिख रहा है तभी तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। mg sin थीटा माइनस fr इज इक्वल टू ma। तो fr की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, सबको पता है सर नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg cos थीटा होगा, है ना। तो fr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ fr इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे रखोगे तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, ओके। ड्रॉप किया गया जस्ट स्टार्ट, तो u की वैल्यू 0, टाइम चाहिए और डिस्टेंस कितनी गिवन है l। by using second equation, by using second equation कितना हो जाएगा, s is equal to ut plus half at square, s की वैल्यू l 0, half g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा into t square 12 upon g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा t स्क्वायर, t की वैल्यू अंडर रूट 12 ऑन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दिस इज द टाइम। कितने लोग आए था, 1 2 3। ये बताओ यार, बड़ी बुरी स्थिति है इस समय, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। न्यूमेरिकल कर ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स।
कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स। जो एक के ऊपर एक रखे हैं तो उनको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, ये इसके ऊपर ब्लॉक M1 है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे ब्लॉक के ऊपर मैंने ब्लॉक रखा तो केसेस क्या हो सकते हैं, ध्यान सुनना। मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ F, तो ये पहला केस यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा सीन है, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पे ये कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये ऐसा मैंने केस पहला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज लेके चलूंगा तो देखो होने क्या वाला है। अगर मैं यहाँ पे ये लेके चलूँ और कहेगा कि जरा मुझे बताना F ये वेरिएबल फोर्स है, F अगर कैसा है, ये वेरिएबल फोर्स है, तो मुझे यहाँ पे बताना है कि एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या होंगे, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, इसको हम ले लेते हैं सपोज 2t ले लेते हैं, टाइम का फंक्शन है ये फोर्स, और ये धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे अगर हम रिलेटिव मोशन देखें तो ये हमारा ब्लॉक है M2, ये है ब्लॉक M1, M1 आगे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि M1 में फोर्स आगे लग रहा है, M1 में फोर्स आगे लग रहा है, तो M1 आगे जाना चाहेगा तो M1 में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, M1 में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो तो इधर होगा ना, बोलो बेटा, हो गए। अब अगर ऐसा होगा तो पेयर्स में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होते हैं। अगर इस ब्लॉक में आगे जा रहा है, इसमें पीछे है, तो ऑब्वियस बात है इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे आ रहा है ना, तो अगर ये ब्लॉक पीछे आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब अगर ऐसी बात हम देखें तो यहाँ पे जब देखेंगे तो ये इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगा और ये कैसे सरफेस है स्मूथ, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं लगाया मैंने, आ गई समझ में, ठीक। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, तो सर कहेंगे इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, मोशन कैसे होगा, ये चीज आप मुझे बताइए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम लोग FBD बनाना चाहें, शुरू करें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये बॉडी तब तक कनेक्टेड रहेंगी जब तक कि ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाता है। तो कंडीशन यहाँ पे आ गई ना कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये F वेरिएबल फोर्स है और 0 से चलना स्टार्ट किया है इसने, है ना। तो यहाँ पे क्या केस बनेगा, केस फर्स्ट बन जाएगा इसी में ही, क्या कि अप्लाइड फोर्स जो F है, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर ऐसा होगा बेटा तो ये जो फोर्स है ये कलेक्टिवली पूरी बॉडी में लगेगा, ये फोर्स जो है, ये F जो है कलेक्टिवली पूरी बॉडी में लगेगा और इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बात नहीं समझ में आई? क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है कि हमारा कोई भी बॉडी को मूव कराना है तो उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो पूरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ सर, वो पूरी बॉडी पे फोर्स नहीं देता है, फोर्स का वो चलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो अब इसमें लगा, इन दोनों में रिलेटिव मोशन है नहीं और ये स्मूथ सरफेस है, तो ये तो जुड़े हुए एक तरीके से कह सकते हैं। जब तक ये मूव नहीं हो रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तब तक क्या होगा, जब इसको चलाओगे तो ये दोनों तो नहीं, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये कहेगा हाँ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। क्यों भाई, ऐसा नहीं होगा क्या? हाँ सेम फोर्स लगेगा, पूरी बॉडी एक की तरह बिहेव करेगी। चलो आपने इसको खींचने की कोशिश कर रहे थे, इस बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे से क्या हुआ, मोशन नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये तो स्मूथ सरफेस है ना, इसको कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से कम रहेगी तब तक पूरी बॉडी साथ में मूव करेगी और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। नहीं बात समझ में आई? कितने लोग बात समझ में नहीं आई यहाँ तक? हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में? बॉडी मतलब दूसरे फोर्स कैसे लग रहा है? दूसरे में फोर्स कहाँ लग रहा है? एक बॉडी एक जैसा क्यों करेगी, पूरी बॉडी एक जैसे? अच्छा ये बताओ, तुम इसमें फोर्स लगा रहे थे, ये इससे चिपकी हुई है, चिपकी कहाँ, मूव वाला लगेगा। हाँ तो कहाँ मूव हो रही है, जब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। तो भाई ये सपोज 10 न्यूटन का फोर्स, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, आप 2 ही न्यूटन का लगा रहे हो, तो जब 2 न्यूटन में, तो ये तो मूव करेगा नहीं,
क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि ये इससे दूर जाना नहीं चाहते। तो जब ये दूर नहीं जाना चाहते लेकिन ये तो जाने के लिए तैयार है, जब फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे तो उसको कौन सी फोर्स लगेगी? इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। हाँ तो ब्लॉक जो है जो आपस में लगे हुए हैं उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा ये बताओ, ध्यान सुनना है भाई, वही इनको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया। अब जरा मुझे बताना तुम, ठीक है? अब जरा ये बताना, ये है ऐसे, अब मैंने ऐसी ब्लॉक ले लिया सपोज, नीचे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है 0, ये है M1, ये है M2, तो टोटल मास कितना हुआ इसका? अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे F तो ये पूरा कितने से जाएगा? हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हो यहाँ पे? बॉडी एक है, तो जब ये दोनों नहीं मूव कर रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये भी पूरी बॉडी एक ही की तरह ही ट्रीट होगी। हाँ वो तो ठीक है। हाँ लेकिन उसको कौन सी फोर्स ऐसी लगेगी जो उसको मूव करा? इसको M2 को, जब तक इसको देखो, जब तक इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो पूरी बॉडी एक की तरह ही ट्रीट की जाएगी, पूरी बॉडी एक की तरह ही ट्रीट की जाएगी। समझ लो मेरी बात? नहीं समझे? यहाँ पे जरा देखो, इन दोनों में कोई मोशन है नहीं है ना? जब आप इसमें फोर्स लगाओगे तो दोनों एक ही की तरह तो ट्रीट कर रहे हैं, तभी तो ये पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रही है। मेरे समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाले पे फोर्स लग रही थी तो नीचे वाले पे वो कैसे? अरे भैया लिखो पहले, यहाँ पे क्या बात है, फिगर समझ में आया? पहला केस क्या है? पहला केस है इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, let us consider two blocks M1 and M2 in which let us consider two blocks M1 and M2 in which M1 is placed on M2 and M2 is M1 is placed in M2 and M2 on smooth surface. Surface. Full stop. Coefficient of friction between M1 and M2 is mu. ठीक है ना? Full stop. If we apply external force F on M1, if we apply time varying force, if we apply time varying force on M1, then ठीक है? अब इतनी लैंग्वेज समझ में आई? पहला केस आया, अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम हुआ और ये Fr की वैल्यू हमें निकल के कितनी आएगी? ध्यान से सुनना बच्चे, इस Fr की वैल्यू निकल के आएगी, सर ये ब्लॉक यहाँ पे M1G दे रहा है तो ये ब्लॉक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे देगा कितना? N = M1G, तो Fr की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी mu M1G। बोलो बात समझ में नहीं आई? कितनी बात समझ आ गई? यानी इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी mu M1G। बोलो बात समझ में नहीं आई? आ गई ना? यानी हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा Fr = mu × N, बोले तो mu × M1G, ये Fr हो गया, ठीक है ना? और केस कौन सा हम लोग लिख रहे हैं? केस फर्स्ट है जब अप्लाइड फोर्स लेस देन Fr, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे नहीं, सुनिए ना, नीचे वाला स्मूथ सरफेस है, नीचे वाला कैसा है? स्मूथ सरफेस है। हाँ म्यू की वैल्यू 0 होगी, जब 0 कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाया। देखो मैं इसको अलग अलग तरीके से केस कराना चाहता हूँ कि आपको कोई न्यूमेरिकल फंसे नहीं, ठीक है? देखो जब यहाँ पे ये बात आ गई तो अब ये केस आया ना, तो लिखिए when applied force is less than frictional force then there is no relative motion between M1 and M2, यानी ये कंफर्म है कि M1 और M2 अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है ना?
It means M1 and M2 will move with same acceleration. M1 and M2 will move with same acceleration. और कैसे निकालेंगे उस चीज को? क्योंकि देखो ये कलेक्टिवली पूरी बॉडी में लग रहा है, हम लोग लिख सकते हैं कि सर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी ए की जो कॉमन एक्सेलरेशन आया है दैट विल बी दिस, यानी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इतना होगा। समझ में आ गई? कितनी बार समझ में आया नहीं आया? ठीक। अब क्या हुआ सर, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा हो गया, अगर ये हमारा अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो केस 2 जैसे, हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। डायग्राम बना लो भाई जो बनाना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा हुआ, अब जरा ध्यान सुनना बेटा, होने क्या वाला है? होने वाला है कि सर थोड़ी ही पल, अगले ही पल में क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा ध्यान से नीचे, ठीक है ना? तो जब यहाँ पे ऐसा केस आया तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स रहा तो ये आराम से गाड़ी नीचे, यानी ये रहा आपका M2 और ये रहा आपका M1। बोलो बच्चे, ऐसी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कौन लग रहा था? Fr, और एक्सटर्नल फोर्स हो गया F, ठीक है ना? क्लियर है? और इसको आगे खींचने के लिए कौन था? Fr, याद करिए, है या नहीं है? तो बेटा अब यहाँ पे जो 2 वाली बॉडी है इसको आगे कौन खींच रहा था? Fr, ठीक है ना? अपने इस फिगर को अगर इमेजिन करना है तो कैसे करना है? बच्चों की खेलने वाली ट्रॉली वाली लेनी है, ठीक है ना, जो आते हैं ना ट्रॉली वाले खिलौने, उस पे एक ब्लॉक रखना है, ब्लॉक को धागे के साथ बड़ी तेजी से खींचना है। जैसे ही ब्लॉक को खींचोगे तो ब्लॉक तो गाड़ी से बाहर आ गई और गाड़ी भी मूव कर रही, साथ साथ ब्लॉक भी मूव कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही? जबकि गाड़ी में कोई फोर्स अब नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी मूव कर रही है, क्योंकि गाड़ी को आगे कौन खींच रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स, जो आप लगा के छोड़ के चले आए थे, है ना? जैसे ही आपने ब्लॉक्स को खींचा, जैसे ही यहाँ पे इस ब्लॉक को बड़ी तेजी से खींचा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको मिल गया, और यही फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से गाड़ी आगे मूव कर रही थी, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर ब्लॉक M2 जाते हैं, फॉर ब्लॉक M2, तो यहाँ पे लिखेंगे Fr इज इक्वल टू M2 इंटू A, क्योंकि यही फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस ब्लॉक को आगे मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Fr बाई, नहीं समझ में आया? आ गया ना? हाँ, लेकिन इस वाले ब्लॉक को क्या होगा? सर ये Fr आप छोड़ के आए थे तो ये अभी भी मेंटेन रहेगा, तो इस केस के लिए ये अब A1 से मूव करेगा, ये अब A2 से मूव कर रहा था, तो यहाँ से कितना हो गया? फॉर ब्लॉक M1, तो ये कैसे जाएगा? नेट फोर्स F माइनस Fr इज इक्वल टू M1 इंटू A1, यानी A1 की वैल्यू आ जाएगी F माइनस Fr डिवाइडेड बाई M1। नहीं गिर जाएगा, कोई एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए थोड़ी दूर तक लग रहा था क्योंकि आप देखो भाई, आप सुनना ध्यान से, जब आप खींच रहे थे तो खींचते ही ये फ्रिक्शनल फोर्स अपना दे रहा था, तो गाड़ी को स्टार्टिंग में मिल चुका था, वही चीज इसको भी स्टार्टिंग में मिल चुका था। तो स्टार्टिंग में जैसे ही ब्लॉक नीचे आया था उस समय इसका एक्सेलरेशन ये रहेगा, क्योंकि अब जैसे नीचे आ गया ब्लॉक, तो जब ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तो स्मूथ सरफेस रहेगी और उस समय कोई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये कब का केस है? ये जस्ट ब्लॉक जैसे ही स्लाइड डाउन नीचे हुआ तब का केस है, क्योंकि उस समय ये फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट था। वो बात अलग है कि थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ये स्मूथ सरफेस पाएगा ये अपने फ्रिक्शनल फोर्स को हटा देगा, क्योंकि उस समय यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? हाँ, रेस्ट पे क्यों आएगा जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तो? ठीक है ना? अच्छा, ये गाड़ी आगे चलती जाएगी, ये भी रेस्ट पे नहीं आएगा, क्यों? इसको रोकने के लिए कोई यहाँ पे रोकने के लिए इसको
नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि f की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि f तो टाइम वेरिंग था ना, f तो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा था ना, तो f अगर लगातार बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर इसी में मैं ग्राफ एक बना दूं कि सर क्या ग्राफ होगा इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो ध्यान से सुनना, एक सर्टेन टाइम तक दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, a1 = a2, देखो एक पर्टिकुलर टाइम तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सर a2 ब्लॉक तो रेस्ट में हो गया, तो देखो a2 एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, कितना भी आप टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाइए, a2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो a1 है ये लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका इस अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ आया कि नहीं आया? एक बार यही ग्राफ देखने से पूछा गया, सेम क्वेश्चन था। फोर्स कांस्टेंट होगा तब a1 कांस्टेंट होगा, लेकिन फोर्स अभी कांस्टेंट कहाँ है, फोर्स तो टाइम वेरिंग है, ऐसे चलता चला जाएगा। सेम डिट्टो क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके थे, और उसके बाद ये ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए थे, उसमें 4 तरीके के ग्राफ बनाए थे और बोले थे विच ग्राफ विल सेटिस्फाई दिस सिचुएशन। आई बात समझ में? कितने लोगों को ये सिचुएशन समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? नहीं वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता भाई कोई है? एक बार फिर से बताना है क्या मुझे? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, उस स्विच को देख लेना। बेटा मेरी बात सुनना, ओए सभी लोग देखो, जब यहाँ से f की वैल्यू टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, तो आप क्या देखेंगे कि अभी तो 0 था ना, फ्रिक्शनल फोर्स जितना लगना था उतना तो फिक्स है, μ = f = μ × m1 × g, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही यहाँ पे फिक्स था, तो जब तक ये फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर देता, m1 और m2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, पूरी बॉडी साथ में मूव करेगी। तो देखो जब ऐसा था तो पूरी बॉडी साथ में मूव करेगी, यानी F बराबर ma की सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। देखो एक्सेलरेशन ये होगा, कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पे ये था, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी लगातार टाइम के साथ साथ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इस तरह से चला गया। ठीक है, अब जैसे ही ब्लॉक नीचे गिरा धड़ाम, तो क्या हुआ, ये Fr इस पे आगे लग रहा था, जो कि m2 को आगे खींचने की कोशिश कर रहा था। m2 कांस्टेंट था, m2 = m2 × a2, तो a2 की वैल्यू आ गई, Fr भी कांस्टेंट, m2 भी कांस्टेंट, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके लिए, F - Fr = m1a, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू लगातार बढ़ने की वजह से ये वाली वैल्यू बढ़ रही थी, जिसकी वजह से a1 की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। कुल बात समझ में आई कि नहीं है? अभी किसी को कोई डाउट? नोट करो जल्दी से। ठीक है, अब इसी में दूसरा केस करेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन m2 ब्लॉक में अगर लगाया गया तो क्या होगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन m2, ध्यान सुनो लड़के, ये है ना, ये है m2, ये है m1 और ये रहा f, जो कि टाइम वेरिएबल है, 2t लिख लेते हैं। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, सॉरी अब इधर नहीं लगेगा, हाँ अब ध्यान से सुनना, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स अब इधर नहीं लगेगा। दो बॉडीज थी, m2 आगे जा रहा है, तो m2 आगे जा रहा है, तो m2 पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर और इसमें फ्रिक्शनल इधर। आज बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे बात ये होने वाली है कि जैसे ही आप इसको खींचेंगे, पहली बात है क्या, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स क्या, वही सेम प्रोसेस, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स जब तक अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, तब तक दोनों बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे। पहला केस आया नहीं आया? पहला केस क्लियर है ना? देख सकते हो, क्या लिखोगे, until F external is less than frictional force, no relative motion takes place between block m1 and m2, they will move with
सेम, they will move with same acceleration, और वो acceleration क्या होगा, F is equal to m1 plus m2 into a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बेटा नहीं आया, ये बात तो सेम है, लेकिन हाँ एक और बात क्या लिखेंगे, when force is applied on m2 and this force is less than frictional force, there is no relative motion between block m1 and m2, तब तक इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं लगेगा और दोनों ब्लॉक साथ में एक्सेलरेट करेंगे, वो एक्सेलरेशन भी होगा। इतनी लैंग्वेज तो लिख सकती हो ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया, एफ एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो गया एफ आर से, तो बेटा अगर ज्यादा हो गया तो ध्यान से सुनना, m1 धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा, m1 जो है धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे अब आप कभी ऐसा करना कि एक गत्ते का डिब्बा लेना, उस पे ऊपर बॉक्स रख देना और गत्ते को धड़ाक से नीचे खींच लेना, तो गत्ता तो आगे आएगा ही, ब्लॉक भी धीरे से आगे खींचा जाएगा थोड़ी देर तक, तो ब्लॉक को कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा आगे खींचने के लिए, Fr, है ना। और इस m2 को खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो चीज देखते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा m1 और यहाँ पे आ जाएगा ये m2 है F माइनस Fr, सेम चीजें हैं, बस केवल वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे Fr इज इक्वल टू m1 इंटू a1, तो a1 Fr बाई m1, ये देखो कांस्टेंट हो जाना है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट हो जाना है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F माइनस Fr इज इक्वल टू m2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू जो आ जाएगी F माइनस Fr बाई m2। तो यानी यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा सर, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा कि a1 कांस्टेंट रहेगा और a2 ये जाएगा और ये a1 इक्वल टू a2 रहेगा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, ठीक, नोट कर लो इसको। अब बस लास्ट में दो और केस थे, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन दे दो और यहाँ से फ्रिक्शन हटा करके नीचे दे दो, देखो वेरिएशन कुछ भी कर सकता है, वेरिएशन कुछ भी कर सकता है। देखो 3 ब्लॉक लगा सकते हैं इस पे, जल्दी करो थोड़ा सा। आज तुमको 2 क्वेश्चन मैं दूंगा इस तरह के होमवर्क में, ठीक है ना, होमवर्क में यहाँ नहीं दूंगा, सेंड करूंगा, उनको ट्राई करना। एससीबी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे आप लोगों ने किए हैं कि कोई आदमी एक उसमें पटरे में खड़ा है और पुली से अपने पटरे को ही खींच रहा है, ऐसे कोई क्वेश्चन देखा है तुम लोगों ने? नहीं, आज 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे भेजूंगे तुम्हें। हो गया बेटा, ये आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं सर, अगर दोनों जगह फ्रिक्शन होता, नीचे भी ऊपर भी, तो कैसे काम करते हैं। आज ऐसा क्वेश्चन दूंगा जरूर, ठीक है ना, सभी लोग देख लेना। जैसे मान लो कि ये है m2, ये है m1, ठीक है बेटा, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। ठीक, अगर आप इस ब्लॉक को इधर फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना वो लड़के, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू Fr1 होगी, यहाँ पे Fr2 होगी, तो वैल्यूज क्या होगी वो देखते हैं। अगर आप m1 को आगे खींच रहे हो तो m1 में फोर्स पीछे, यानी ये Fr1 इधर और ये Fr1 इधर, ठीक है ना बेटा, बोलो बात समझ में आ रही है? ऐसे हो गया, ये चीज हो गई।
लेकिन जब आप इसको खींचोगे बेटा तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पूरा का पूरा सिस्टम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें फ्रिक्शनल फोर्स F2 आ जाएगा। नहीं समझे मेरे पास सुनना कैसे, ये दोनों ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आप इस पे आगे फोर्स लगाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नीचे वाला भी आगे ही खींचने की कोशिश करेगा। तो यानी जब ये वाला इस सरफेस के बीच में भी आगे जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, और इन दोनों के बीच में ये पीछे आ रहा था, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में पीछे आ रहा था तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर, और इन दोनों में ये ब्लॉक देखो आगे जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे। बात समझ आ गई? यानी ऐसे अगर Fr1 और Fr2 की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे देखो इतने में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1 इतने की वजह से लग रहा है ना, तो N1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये N1 इसमें सिर्फ लग रहा था इसकी वजह से, M1G की वजह से N1 की वैल्यू आ रही थी M1G, तो Fr1 की वैल्यू आ जाएगी μ1 × M1 × G। लेकिन बेटा N2 जो है वो तो दोनों ब्लॉक का समेशन है ना, M1 + M2 आ रहा था, तो N2 की वैल्यू जो आ जाएगी M1 + M2 × G आ जाएगा, और Fr2 की क्या वैल्यू होगी μ × N2, तो Fr2 की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी μ M1 M2 × G। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्लियर है? और अगर अब हम FBD बनाने पे आएंगे तो FBD कुछ ऐसे बनेगी, ये रहा F और ये रहा इसमें Fr1 और ये है M1, तो यहाँ से एक्सेलरेशन A1 आ जाएगा। और दूसरे ब्लॉक की अगर बात करें तो दूसरे ब्लॉक में ध्यान से सुनना बेटा, ये Fr1 ये Fr2 ये है M2, अगर ज्यादा हुआ Fr2 से तब तो आगे जाएगा, अदरवाइज ये आगे बढ़ने वाला बात नहीं समझ में आई। अब बात समझ में आ रही ना? ऐसे क्वेश्चंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। कोशिश करो, मैं क्वेश्चंस आज दूंगा उनको ट्राई करना, इतना नोट कर लो। एक बात ये क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ये इधर कैसे आया, देखना जरा ध्यान से। जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हो और उस पर बड़ी तेजी से फोर्स लगाया जाए और नीचे का फ्रिक्शन अगर कमजोर होता तो दोनों ही ब्लॉक, ये वाला भी और उसके ऊपर वाला, दोनों आगे मूव करते। तो जब ये नीचे वाली सरफेस आगे जा रहा है ना तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, पीछे होगा। देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे। अब आगे क्या समझ में, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज मैं शेयर करूंगा, उनको ट्राई करना। आज से फ्रिक्शन खत्म हो गया है, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, वो होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है ना। आज है 25, है ना। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म कर दें।